विद्यार्थियों, पैराडाइज साइंस सेंटर में आपका स्वागत है। हम आज बताएंगे आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका के विषय में। दोनों में कुछ भिन्नताएं होती है, इसकी संरचना में कुछ अंतर होता है, तो उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आपका फिगर बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। तो जो आपका लेफ्ट साइड का फिगर है, ये है पादप कोशिका का जो आप अपने, और ये राइट साइड का जो फिगर है ये है जंतु कोशिका का। लिखा हुआ है पादप कोशिका मीन्स प्लांट सेल और जंतु कोशिका मीन्स एनिमल सेल। दोनों में कुछ अंतर संरचना में दिखाई दे रहा है, तो कुछ चीजें सेम भी है और कुछ चीजें अलग भी है। हम बात करते हैं पहले पादप कोशिका में क्या क्या है, उसमें कुछ जो स्पेशल है उसको हम पहले देखते हैं। जैसे देखिए, ये चीजें जो बाहर में हम पहले आते हैं प्लांट सेल्स में, पादप कोशिका में बाहर का जो संरचना मोटा सा एक पीस आकार का देख रहे होंगे, ये संरचना जंतु कोशिका में नहीं दिखाई दे रहा है। ये इस मोटा संरचना को जो बाहरी आवरण है मोटा सा, इसका नाम है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। और ये प्लांट सेल का या पादप कोशिका का एक अपनी प्रमुख विशेषता होती है, और ये पादप कोशिका का पहचान होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये जो फिगर हम लोग देख पाए हैं, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख पाए हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप करीब करीब 1 लाख से 3 लाख गुना बड़ा दिखाता है, तो ऐसा हमें कोशिका दिखाई देता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कौन किया था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खोज नॉल एवं रुस्का किया था। हम आज जो देख रहे हैं ये हमारा है यूकैरियोटिक सेल या विकसित कोशिका, और ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो उसमें पादप कोशिका का जो बाहरी आवरण है ये है, देखिए बाहरी आवरण कोशिका भित्ति का बना होता है, जबकि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण सीधा प्लाज्मा झिल्ली से बना होता है। पादप कोशिका बहुत बड़ा रिक्तिका होता है, और यह रिक्तिका इतना बड़ा क्षेत्र कवर करता है कि इसका जो बाकी अंग होते हैं सब किनारे किनारे पर चले जाते हैं, है ना। चलिए, इसका दूसरा अंग हम लोग देखते हैं, जो इसका सबसे बड़ा अंग होता है, ये रिक्तिका के बाद लवक। हम पादप कोशिका की बात कर रहे हैं, ठीक है। लवक, ये लवक जो होता है, जो सबसे लवक का जिसको प्लास्टिक्स कर सकते हैं, या जिसमें क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट या ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग तरह का होता है प्लास्टिक्स। तो ये जो लवक होते हैं, इससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, या पेड़ पौधों में रंग प्रदान होता है। ये सब काम जो करता है ये लवक का काम है। और लवक जो है ये पेड़ पौधों का एक प्रमुख अंग होता है, पेड़ पौधों की कोशिका का यानी पादप कोशिका का प्रमुख अंग होता है, जिसके चलते इसका हरा रंग होता है, इसके फूल में रंग होते हैं, लाल नीला पीला हरा होते हैं, ये सब लवक के कारण होता है। तो ये जो चीजें हुए ये इसके अंदर नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब चौथा स्पेशल फीचर्स जो देखें, इसमें देखिएगा सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल ये इसमें पाया जाता है, जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये इसके 4 अंतर हम देख रहे हैं पादप कोशिका जंतु कोशिका में। तो हम ये देखिए, इसके अंदर 3 चीजें जो है कि इसमें नहीं पाया जाता था, और एक सेंट्रियोल जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये देखेंगे, काम के बात करते हैं, ये इसका डिफरेंस हो गया है ना, ये इसके मुख्य रूप से अंतर हो गया पादप कोशिका में। अब हम देखते हैं कि अब बाकी सब चीजें दोनों में पाया जाएगा। ये हम कल पहला चीज हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सा चीज पादप कोशिका में है और कौन सा चीज जंतु कोशिका में नहीं है, या फिर कौन सा चीज जंतु कोशिका में है और कौन सा चीज पादप कोशिका में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस चीज को समझ गए। अब ये क्लियर हो गया कि अगर पूछा जाए कोशिका भित्ति किसमें होता है तो पादप कोशिका में, अगर पूछा जाए रिक्तिका किसमें होता है तो पादप कोशिका में, प्लास्टिक्स किसमें होता है तो पादप कोशिका में, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम या तारक काय किसमें होता है तो जंतु कोशिका में। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद लाइसोसोम के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लाइसोसोम स्पेशली पादप कोशिका में भी होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, या कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जंतु कोशिका में ये होता ही होता है। तो लाइसोसोम जो है मेनली जंतु कोशिका का एक भाग है, जंतु कोशिका में होता है और इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि लाइसोसोम हमारे जंतु कोशिका में होता है। लाइसोसोम आरबीसी कोशिकाओं में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। आरबीसी की कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, तो लाल रक्त वाले में तो ये है कि लाइसोसोम यहाँ पर हम लोग जंतु कोशिका की पहचान है, ये पाया जाता है। इसमें पाया भी जा सकता है, नहीं भी पाया जा सकता। ये इसके प्रमुख पहचान हम बता रहे थे पादप कोशिका जंतु कोशिका। अब हम लोग आते हैं जो इतने कोशिकीय अंग है, इसका हम बारी बारी से चर्चा करते जाते हैं, किसका किसका क्या काम है। तो ये जो हम चलते हैं, सबसे पहले कोशिका भित्ति पर आते हैं। कोशिका भित्ति के विषय में अभी चर्चा करते हैं। कोशिका भित्ति क्या होता है? एक कठोर आवरण बनाता है पादप कोशिका के बाहर,
और इसका काम है कोशिका का एक निश्चित साइज, निश्चित शेप प्रदान करना, निश्चित आकार और निश्चित आकृति को प्रदान करना और बाहरी वातावरण से बचाना, कोशिका को बाहरी वातावरण से बचाना, इसका प्रमुख काम हो गया। ठीक है, बाहरी वातावरण से बचाना और इसको निश्चित आकार प्रदान करना। ठीक, अब चलिए, ये केवल पादप कोशिका में था। अब ये है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली, दोनों में होता है। और प्लाज्मा झिल्ली जो है इसको कहा गया है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमीबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीबल मेम्ब्रेन। कभी कभी इसका नाम सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन भी दिया जाता है। तो सेमी परमीबल और सेलेक्टिवली परमीबल के विषय में हम जब ऑस्मोसिस आएंगे तो चर्चा करेंगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल अभी आप ये जानिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में इसका नाम दिया, प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसके माध्यम से ऑस्मोसिस क्रिया होती है और जो इसके अंदर का द्रव्य है वो बाहर आवश्यकता पड़ने पर बाहर निकल सकते हैं या बाहर से द्रव अंदर आ सकते हैं। तो स्पेशली इसमें जल जो सॉल्वेंट होते हैं वो अंदर आ सकते हैं या सॉल्वेंट ही बाहर जा सकते हैं, सोल्यूट नहीं जाते हैं। तो कुछ सोल्यूट आ जा सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया सेलेक्टिवली परमीबल मेम्ब्रेन। तो आप उस पर हम जब चर्चा करेंगे ऑस्मोसिस का तो बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी आपको ये जाने कि ये काफी महत्वपूर्ण है और इसका काम है अंदर के दाब, अंदर के सांद्रता, अंदर के पीएच मान को मेंटेन रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, चलिए अगला चीज है, हम आते जो हमको दिखते जा रहा है गोल्जी काय दिख रहा है। गोल्जी काय का काम क्या है? गोल्जी काय दोनों तरफ दिख रहा है। गोल्जी काय का काम है ये अंदर में जो भी मटेरियल सब प्रोटीन्स वगैरह कहीं ले आना होता है तो गोल्जी काय के माध्यम से पूरा कोशिका में इधर उधर जाता रहता है। और ये गोल्जी काय को कहा गया है ट्रैफिक मैनेजर यानी यातायात प्रबंधक, क्योंकि ये सब ले जाता है ले आता है, इसलिए इसका काम है ले आना सामान। इसका मेन काम अगर तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना। इसका अगर मुख्य पूछा जाए तो क्या करता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण करना गोल्जी काय का काम है। और कोशिका भित्ति और कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनता है, कोशिका प्लेट बनता है, उसका भी निर्माण करना गोल्जी काय का काम है। ठीक है, ये शब्द सुनिएगा। इसके बाद हमें आते हैं लाइसोसोम पर, जो हमको दिखते जा रहा है लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए खास करके कहां पर है? जंतु कोशिका में है। और लाइसोसोम एक काफी ही छोटा थैली जैसा संरचना होता है, उसके अंदर ढेर सारा एंजाइम होते हैं और वो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, जिसमें खास करके पेप्टिडेज, लैक्टेज इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, न्यूक्लियेज इस तरह के एंजाइम पाए जाते हैं। तो वो सब जो है ये एंजाइम है 24 प्रकार के एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कम से 24 प्रकार के एंजाइम होते हैं जो सभी चीजों को सभी पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं। ये पाचक एंजाइम जरूरत होता है तो इसको स्रावित करते रहता है और कभी कभी फटने से सारा एंजाइम एक बार स्रावित हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा कोशिका ही इसके डाइजेस्ट हो जाता है, गल जाता है, खराब हो जाता है। इसको कहते हैं ऐसी स्थिति में कि पूरा कोशिका समाप्त हो जाएगा और इसी कारण से इसको कहा गया आत्महत्या का थैली, लाइसोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम ये दोनों में पाया जाता है लेकिन सबसे अधिक पाया जाता है जंतु कोशिका में। सेंट्रियोल, जो कि सेंट्रियोल एक तारा की तरह संरचना होती है, ये पादप कोशिका में नहीं दिखता है, जंतु कोशिका में रहता है। और जंतु कोशिका में ये कोशिका विभाजन के समय धागा निकालता है बहुत सारा, जिसको कहते हैं फाइबर्स या हम लोग इसको कहते हैं तरकू धागा। तो ये हम लोग स्पाइनल फाइबर्स के रूप में थोड़ा धागा निकलता है, तो कोशिका विभाजन के समय भी ये मदद करता है गुणसूत्रों को ऊपर आधा आधा बटने में। तो ये इसका मेन काम है कोशिका विभाजन में मदद करना। ठीक है, चलिए अगला है लवक के विषय में कर रहे थे, अभी चर्चा किए थे कि ये पादप कोशिका का अंग है और ये प्रकाश संश्लेषण या पेड़ पौधों को रंग प्रदान करने में मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया काफी इंपोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का काम है खास करके कोशिकीय श्वसन के लिए जो क्रेब्स चक्र होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिकीय श्वसन में एक क्रेब्स चक्र हम लोग पढ़ेंगे, तो क्रेब्स चक्र इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स चक्र के समय विशेष प्रकार का एंजाइम की जरूरत होती है। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक बनावट होती है क्रिस्टी, और क्रिस्टी के अंदर बनावट होती है ऑक्सीसोम, और ऑक्सीसोम में ही वो एंजाइम उपस्थित रहते हैं, इसलिए वह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो पाता है। और इसी के अंदर सबसे अधिक एटीपी जो 34 एटीपी का बनता है क्रेब्स चक्र से, वो इसी में बनता है, इसलिए इसको कहा गया ऊर्जा घर। ठीक है, इसको कहा गया है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये
कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक ये इसका काम है ऊर्जा बनाना या ग्लूकोज को जला करके एटीपी का निर्माण करना, इसलिए इसको कहा गया ऊर्जा घर। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक केंद्रक दिखाई दे रहा है। केंद्रक इसका देखिए थोड़ा सा लंबा खींचे हैं, यहाँ से इसका भी केंद्रक यहाँ है। इसका केंद्रक किनारे चला जाता है बड़ा सा वैक्यूल होने के कारण, और इसका केंद्रक सेंटर पर रहता है। तो जंतु कोशिका में केंद्रक जो होता है सेंटर पर रहता है और यहाँ पर थोड़ा सा दूर रहता है। ठीक है, तो केंद्रक को जरा देखिए। केंद्रक का खोज हम कल चर्चा किए थे, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और ये काफी महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, तो एक जवाब होगा केंद्रक। और कोशिका का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक। इसको कहते हैं मास्टर ऑफ सेल या कोशिका का मालिक, कोशिका का मास्टर कौन है, तो ये है केंद्रक। केंद्रक ही पूरे कोशिका की गतिविधि को नियंत्रित करता है। केंद्रक की संरचना में देखा जाए, थोड़ा केंद्रक में ही आते हैं, इसके अंदर देखिए कि एक अलग से तरल पदार्थ होता है, अलग से एक केंद्रिका होता है, अलग से इसके अंदर गुणसूत्र होता है। इसलिए कहता है, इसको कहा गया, केंद्रक को कहा गया है सेल विदिन सेल। सेल विदिन ये सेल, मतलब सेल के अंदर सेल, कोशिका के अंदर कोशिका। किसको कहा गया, कोशिका के अंदर कोशिका किसको कहा गया है, तो ये कहा गया है आपको केंद्रक को। केंद्रक को कहा गया है कोशिका के अंदर कोशिका। अगर आपसे पूछा भी जाएगा किस अंग को कहा जाता है कोशिका के अंदर कोशिका, तो ये आप याद रखेंगे केंद्रक है, जो कोशिका के अंदर ही कोशिका की तरह अलग से केंद्रक रखता है, अलग से केंद्रिका रखता है, अलग से सब कुछ इसके अलग अंग होते हैं, और अलग से आवरण भी रखता है, झिल्ली एक अलग से आवरण भी रखता है। ठीक है, तो ये देखिए एकदम ठीक लगता है इस कोशिका के अंदर, इसलिए कोशिका के अंदर कोशिका। अब इसके अंदर जो देखते हैं धागा की तरह, ये है गुणसूत्र, इसको कहते हैं गुणसूत्र। यहाँ पर हम लिखे हुए हैं देखिए गुणसूत्र, तो ये गुणसूत्र हुआ। और ये जो ब्लैक गेंद की तरह है, इसको कहा गया है केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो केंद्रिका जो होता है, केंद्रिका के अंदर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए वगैरह सब यहाँ बनते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये डीएनए रखता है, और हमारा एक प्रकार का गुणसूत्र जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक माना जाता है। जो हम लोग के अंदर 46 गुणसूत्र होता है, जानते हैं मनुष्य के अंदर। उसके बाद इसके अंदर देखिए ये द्रव्य जो है तरल पदार्थ, इसको एक अलग से द्रव्य है, इसका नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य। इसका नाम ही है केंद्रक द्रव्य। तो ये केंद्रक द्रव्य अलग भाग है, उसके अंदर सारी संरचना अलग है, कंप्यूटर अलग है, या ये इसका सारे का काम अलग है। इसका काम ही है सबका कंट्रोल करना, है ना, सारी एक्टिविटी कंट्रोल करना। ठीक है, चलिए केंद्र के बाद जीव द्रव्य आता है। ये जो कोशिका के बाहर का जो द्रव्य है, इसको हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो ये जो होता है, ये हमारे जो मेनली द्रव्य है वो काफी ही लसलसा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ होता है, और इसको ये एक प्रकार से ऐसा कहा जाए कि ये गोंद की तरह लसलसा होता है, जिसके अंदर सब ही अंग डूबे होते हैं। और इसका फायदा ये होता है कि सब अंगों को आप किसी भी तरह से चोट लगने से ये बचाता है। जैसे पानी के अंदर कोई चीज है तो उसको बाहर का चोट पता नहीं चलता है, ये शॉक ऑब्जर्वर की काम करता है, चोट बचाने काम करता है। ठीक है, इसके बाद एक आता है राइबोसोम, इसको पढ़ाते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो दानेदार संरचना होती है, तो राइबोसोम के विषय में देखा जाए तो राइबोसोम दाने की तरह छोटी संरचना होती है, ये बहुत ही छोटा है। इसको बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को नहीं देखा जा सकता है। राइबोसोम को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से खोज हुआ था। पैलेड नामक एक साइंटिस्ट है, पैलेड इनका खोज किया था। और ये इसका जो मुख्य कार्य है राइबोसोम का, उसको इसका काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पर होता है। तो प्रोटीन का निर्माण होता कहाँ है, तो राइबोसोम पर होता है। मतलब यह एक जगह है जहां पर प्रोटीन बनेगा, इसलिए राइबोसोम कहा गया है प्रोटीन का फैक्ट्री कहा गया है, या साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम को कहा गया है। जबकि प्रोटीन बनाने का काम है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, वो सब आरएनए का काम है, लेकिन बनाते हैं राइबोसोम के अंदर बनते हैं, इसलिए इसको राइबोसोम को कहा गया है प्रोटीन का फैक्ट्री, जहां पर बनेंगे। ठीक है, अब एक हम लोग का बड़ा सा अंग दिख रहा है बाहर से, ये सब देख लेंगे, जो इसको कहा जाता है अंतःद्रवी जालिका। अंतःद्रवी जालिका का काम है, ये केंद्रक से लगा रहेगा, केंद्रक से बाहर लगा। तो कभी कभी ये यहाँ पर केंद्रक
के झिल्ली में छिद्र होते हैं, उस छिद्र पर ये लगा रहता है, पोर होते हैं, पतला पतला छिद्र होते हैं, और इस छिद्र के माध्यम से ये कुछ जो केंद्रक के द्रव हैं वो इसी के माध्यम से बाहर आते हैं इसके कोशिका के द्रव में, और कोशिका का द्रव जो ये है फिर इसके केंद्र के द्रव में जाते हैं। तो ये दोनों का द्रव का बीच में आदान प्रदान जो होता है, तो जीव द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में जो आदान प्रदान होता रहता है, इसको कहा गया है, इस तरह से आदान प्रदान करने वाला जो अंग है उसको कहा गया है अंतःद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या अंतःद्रव्य जालिका में देखते हुए कुछ में जो है कि हम दाना दाना टाइप का नहीं दिखाई दे रहा है और कुछ में दाना दाना टाइप का दिखाई दे रहा है। तो जो दाना दाना दिखाई देता है इसमें राइबोसोम लगे रहते हैं, इसमें जो दाना है वो सब है राइबोसोम, और जिसमें नहीं लगा है तो राइबोसोम इस पर नहीं पाए जाते हैं। तो जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उसको कहा जाता है खुरदरी, और जिस पर नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है चिकनी। इस पर दाना नहीं है इसलिए कहा जाता है चिकनी, इस पर दाना होता है इसलिए कहते हैं खुरदरी। दाना मतलब राइबोसोम, तो राइबोसोम है तो राइबोसोम वाला को कहेंगे खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका, और बिना राइबोसोम वाला को कहा जाएगा चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। तो इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, तो एक शॉर्ट में हम यहाँ पर लिखें तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसमें होता क्या है क्या नहीं होता है। तो आज इसको लिखा जाए अंतर क्या है ये पादप कोशिका में। तो इसमें हम लोग देखें कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर सबसे पहले सेल वाल होता है, सेल वाला कोशिका भित्ति है। इसमें ये होता है इसमें अनुपस्थित है, इसमें नहीं है, अनुपस्थित है। इसमें देखिए, इसमें दूसरा चीज हमने देखा कि इसके अंदर हरित यानी लवक है, इसके अंदर लवक या प्लास्टिक्स लवक है, लवक है, इसमें अनुपस्थित। इसके अंदर बड़ा वैक्यूल है, वैक्यूल विशाल वैक्यूल, बहुत बड़ा वैक्यूल, रिक्तिका या वैक्यूल है, इसमें अनुपस्थित है। फिर है भी तो छोटा है, जैसे ये वैक्यूल है, इसका ये रिक्तिका है, छोटा सा है ना, ऐसा रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। अच्छा, इसके बाद इसमें सेंट्रियोल अनुपस्थित रहता है, सेंट्रियोल तारक काय इसको कहते हैं हिंदी में, तारक काय अनुपस्थित है, और इसमें उपस्थित है। ठीक है, ये प्रमुख अंतर है, ये देखिए जो हम लोग। और इसमें क्या होता है कि ये कभी कभी पूछा जाता है, इसमें कोशिका विभाजन के समय सेल प्लेट बनता है, और इसमें कोशिका विभाजन के समय ये सीधे जो प्लाज्मा झिल्ली है ना वो सीधे कटता है। इसमें मतलब इसमें सेल प्लेट बनता है विभाजन के समय, विभाजन सेल प्लेट से होता है, विभाजन सेल प्लेट द्वारा, सेल प्लेट द्वारा विभाजन कैसे होता है, सेल प्लेट बनता है, बीच में एक सेल, ऐसा ही सेल प्लेट बन जाता है, सेल ये कोशिका भित्ति नया बन जाता है, इसको कहते हैं सेल प्लेट। और यहाँ पर सेल प्लेट नहीं बनता, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली कट जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कट जाता है। ये प्लाज्मा झिल्ली अपना इसमें क्या होता है, ऐसे कटते हुए जाएगा, इस तरह से इसे कटता हुआ चला जाएगा इस तरह से, और इस तरह से ये कट करके ऐसे ही बना जाता है, इस तरह से बन जाता है। और इसमें आप देखिए, ये देख रहे होंगे, इसमें एक ऐसे ही खुद ही गड्ढा होते होते बन जाएगा, और इसमें अपने से एक बीच में डिप्रेस आ जाएगा, क्लीवेज हो जाता है, बीच में बनते करता रहता है, ये धीरे बाद में जुड़ जाएंगे और इस तरह अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक अलग से प्लेट बनना शुरू होगा, प्लेट बन जाएगा, प्लेट बन जाने के बाद फिर अलग ही अलग। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस है कोई पादप कोशिका में, ये प्रमुख अंतर थे। और कई बार पूछता है कि भाई कोशिका क्या है, तो ये देखिए आज से ग्लूकोज का सेल्यूलोज का बना होता है, कोशिका भी इसमें सेल्यूलोज का बना होता है, और ये परमीबल होता है, पारगन होता है, जबकि प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगन होता है। कोशिका भी पारगन होता है और प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। अगर ये दोनों संरचना समझ में आया, पादप कोशिका जंतु कोशिका, तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लोगों को चैनल से जोड़िए। ये
इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक अगर मन हो तो कर ही दीजिए, भाई आपकी इच्छा पर है ये, आप पसंद करें तो इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।